Good morning students, welcome once again in Club International online classes. In the previous video lecture we have done achievements of the Mendeleev's periodic table in the chapter number 5. In achievements we have done 5 achievements of the Mendeleev's periodic table. Today we are going to start drawbacks या जो उनकी मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल के अंदर जो उनकी लिमिटेशंस रह गई थी, जिनको वो कंफर्म नहीं कर पाए थे, उनके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो आज अपन बात करते हैं लिमिटेशंस या फिर ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल। लिमिटेशंस में जब अपन बात करते हैं, जिस तरीके से अपन ने 5 अचीवमेंट्स की थी मेंडलीव्स की, वैसे ही लिमिटेशंस में भी अपन 5 लिमिटेशंस की बात करेंगे, 5 ड्रॉबैक्स की बात करेंगे मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल की। आपको ये तो पता ही है कि मेंडलीव्स ने जब अपना क्लासिफिकेशन दिया था, पीरियडिक क्लासिफिकेशन या जो टेबल अरेंज उन्होंने की थी, वो किसके बेस पे थी? एलिमेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे, ऑक्साइड और हाइड्रेट फार्मूलाज के बेस पे उन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन को थ्रू आउट किया था। और उसके बाद उन्होंने एटॉमिक मास को कंसिडरेशन लेते हुए अरेंजमेंट उन्होंने किया था। एलिमेंट्स जो मेंडलीव्स ने अरेंज किए थे, उस टाइम तक एलिमेंट्स 63 एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके थे, तो उन्हीं का क्लासिफिकेशन उन्होंने किया था। जब अपन ने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि 63 एलिमेंट्स के लिए उन्होंने कार्ड्स बनाए थे, फिर उनको अरेंज करना जब शुरू किया था तो उनकी सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के बेस पे उन्होंने उनको ग्रुपिंग करना शुरू किया था। और उनके ग्रुप्स उन्होंने 8 ग्रुप्स दिए थे, 6 पीरियड्स दिए थे अपनी पीरियडिक टेबल में। उनकी जो पीरियडिक टेबल थी वो जर्मन जर्नल के अंदर पब्लिश हुई थी 1872 के अंदर। और उसके अंदर जब आप उस मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल को देखते हैं तो उस मेंडलीव पीरियडिक टेबल में आपको फार्मूलाज सबसे पहले ग्रुप्स के ऊपर आपको लिखे हुए दिखाई देते हैं, जिसके अंदर RH4, RO2 इस तरीके के फार्मूलाज आपको वहाँ पे दिखाई देते हैं, जहाँ पे R इज़ बेसिकली कंसिडर्ड फॉर द एलिमेंट, यानी R किसको सिंबलाइज कर रहा है? उस ग्रुप्स में या उस पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन ग्रुप के एलिमेंट्स को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? R से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब अपन जब बात करते हैं लिमिटेशंस की, मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल की लिमिटेशंस की, तो जब उन्होंने अरेंज की थी अपनी पीरियडिक टेबल, तब भी अपन ने देखा था कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनको वो प्लेस करते टाइम इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर नहीं रख पाए थे एटॉमिक मासेस के बेस पे। उससे पहले जब अपन बात करते हैं फर्स्ट लिमिटेशन की, तो आती है लिमिटेशन फर्स्ट, दैट इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जो कि वो क्लियर नहीं कर पाए थे कि कहाँ बेसिकली हाइड्रोजन को रखना चाहिए। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोजीशन क्यों वो क्लियर नहीं कर पाए? देखिए, हाइड्रोजन के अंदर अगर बात करें अपन, तो हाइड्रोजन में मेटेलिक कैरेक्टर भी होते हैं और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी होते हैं, लेकिन इसको कंसिडर हमेशा नॉन मेटेलिक किया जाता है। मेटेलिक कैरेक्टर कैसे होते हैं? आपको पता है कि हाइड्रोजन जो होता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके H+ आयन बनाता है, H+ यानी प्रोटॉन आयन बना देता है, ठीक है। तो जिसको अपन हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं, जो अपन ने पिछले चैप्टर के अंदर कंसिडर किया था कि हाइड्रोनियम आयन इज बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ द H+ आयन विथ दी वाटर। जब वाटर के साथ वो रिएक्ट कर लेता है तो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है H3O+। और वो क्यों होता है उसका रिगार्डेशन अपन ले लिया था पिछले चैप्टर के अंदर, ले चुके हैं। और वो था कि स्टेबिलिटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल आयन, वो इस तरीके का कंसिडरेशन ले लेता है। तो ऐसा जो उसका नेचर है कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो लूजिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 1 इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर रहा है, उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसको फर्स्ट ग्रुप में रखना चाहिए, जो कि लिथियम सोडियम वाला है, जिसके अंदर हर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी रखता है।
लेकिन हाइड्रोजन के अंदर दूसरी टेंडेंसी भी होती है हाइड्राइड बनाने वाली, जिसमें ये H- का फॉर्मेशन भी कर देता है। और वो जो टेंडेंसी होती है वो किसके रिजेम्बलेंस में चली जाती है? 17th ग्रुप के रिजेम्बलेंस में चली जाएगी, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सारे के सारे क्या करते हैं? अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर, बिकॉज इट ऑलरेडी हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 17th ग्रुप के, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के 17th ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ, जिन्हें हैलोजेंस भी कहा जाता है। तो उनकी अगर अपन बात करते हैं तो उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वो सिर्फ अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, और ड्यू टू द गेनिंग कैपेसिटी दे फॉर्म्स एनायंस, -1 जो वैलेंसी होती है उसके साथ वो एनायन का फॉर्मेशन करते हैं, नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन करते हैं। F-, Cl-, I-, Br-, ये सारे के सारे इसीलिए बनते हैं बिकॉज दे आर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो फर्स्ट ग्रुप में है या फिर 17th ग्रुप में, यानी उसे उनके साथ रखा जाए जो कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, या फिर उनके साथ रखा जाए जो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, बिकॉज इट इज शोइंग द बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स। ये H+ भी बना रहा है, H- भी बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द H+ आयन इट इज फॉर्मिंग द मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक, और अकॉर्डिंग टू द formation of H- it is showing the non metallic characters। साथ में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफर है। कैसे है? देखो हाइड्रोजन की अगर अपन बात करें तो दो तरीके के फॉर्मेशन करेगा ये। देखो H2 ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं इसकी तो H2O का फॉर्मेशन होता है ना, और ये H2O सिमिलर है Na2O के, है कि नहीं? तो Na2O अगर फॉर्मेशन हो रहा है और H2O सिमिलर टू दी Na2O है, मीन्स इट इज शोइंग जस्ट लाइक अ मेटालिक कैरेक्टर। सोडियम इज अ मेटल और इसके जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज अगर शो कर रहा है, मतलब ये सोडियम के रिजेंबल है या सोडियम के जैसा है केमिकल प्रॉपर्टी में। लेकिन अगर इसके डायटॉमिक मॉलिक्यूल की बात की जाए तो ये H2 बनाता है, जस्ट लाइक द F2, Cl2, I2, Br2। तो ये किससे रिजेम्बलेंस शो कर रहा है? विद दी नॉन मेटल्स। तो ना तो इसको अपन इस वाले ग्रुप में रख सकते हैं, यानी फर्स्ट ग्रुप में भी नहीं रख सकते, और ना ही इसको 17th ग्रुप में रख सकते हैं। और हालांकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर इसकी पोजीशन फिक्स कर दी गई है, लेकिन अभी भी उस पोजीशन को हम क्या मानते हैं? डाउटफुल मानते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट अ राइट पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन। लेकिन एटॉमिक नंबर के बेस पे दी हुई है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सो वी आर कंसिडरिंग इट इन अ फर्स्ट ग्रुप। लेकिन अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे अगर हाइड्रोजन की पोजीशन को देखा जाए तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी हाइड्रोजन की पोजीशन को सही या एक्यूरेट कंसीडर नहीं करती है। तो मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट ड्रॉबैक था वो था पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम, कि हाइड्रोजन एटम को किस पोजीशन पे रखा जाए, ठीक है। तो ये पहली लिमिटेशन थी मैंडलीव की। उसके बाद अगर सेकेंड इसकी देखी जाए लिमिटेशन मैंडलीव की, तो मैंडलीव की जो सेकेंड लिमिटेशन है वो है एनामोलस पेयर। क्या है भाई ये एनामोलस पेयर? देखिए, जब अपन ने अचीवमेंट्स देखी थी तब मैंने आपको एक स्टेटमेंट उसमें दिया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ की सिमिलरिटी को देखते हुए मैंडलीव ने क्या किया था, कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनके एटॉमिक मास कम होने के बावजूद भी उनको ज़्यादा वालों को पहले रखा गया और कम वाले को बाद में रख दिया गया। किसके लिए? सिमिलर और डिसिमिलर प्रॉपर्टीज़ के बेस पे, यानी सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा था पहले वाले ग्रुप के साथ, तो उसका एटॉमिक मास ज़्यादा होने के बावजूद भी उसे पहले वाले ग्रुप में रख दिया गया, और जिसका जो एटॉमिक मास था वो कम था उसको बाद में रख दिया गया। तो ऐसे कहाँ हुआ? ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में जिनके साथ ऐसा हुआ? तो वो जो पेयर बने
उन एलिमेंट्स के, जिसको पहले रखा गया और जिसको बाद में रखा गया, उन एलिमेंट्स के पेयर को क्या कहा जाता है? एनामोलस पेयर्स कहा जाता है। यानी जिनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलरिटी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होने की वजह से जिनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में ना रख के उनको डिसऑर्डर कर दिया गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर को डिस्टर्ब कर दिया गया। तो ऐसे कौन कौन से थे? देखिए, पहला एग्जाम्पल अगर आप देखें तो वो है ऑर्गन और पोटेशियम का। देखिए, फर्स्ट एनामोलस पेयर की अगर अपन बात करें तो वो है ऑर्गन और पोटेशियम। कैसे है भाई? ऑर्गन का जो एटॉमिक मास होता है वो 39.1 ऐसे कुछ होता है, 39.9 ऐसे कुछ होता है, और इसका होता है 39.1। तो इसको पहले आना चाहिए था ना, पोटेशियम को पहले आना चाहिए था, जबकि ऑर्गन पहले लिखा जाता है, पोटेशियम बाद में लिखा जाता है। तो कम वाले को तो बाद में रखा गया और ज़्यादा वाले को पहले रख लिया गया। तो फर्स्ट तो ये एनामोलस पेयर हो गया, ठीक है। सेकेंड एनामोलस पेयर की अगर अपन बात करते हैं तो वो है कोबाल्ट और निकल का। कोबाल्ट और निकल का, इसका है 58.9 वेट 93, इसका होता है 58.93 और इसका होता है 58.71। तो इसमें भी डिफरेंस आ गया ना, जिसका बाद में है वो एटॉमिक मास कम है और जिसको पहले रख दिया गया उसका एटॉमिक मास ज़्यादा है। और थर्ड है टेलुरियम और साथ में आयोडीन। टेलुरियम का था 127.60 और आयोडीन का होता है 126.90। ये एटॉमिक मासेस है। तो देखिए, ये एनामोलस पेयर जो हैं इनके अंदर क्या आया था कि जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है उसको पहले रख दिया गया और जिसका एटॉमिक मास कम है उसको बाद में रख दिया गया। तो एनामोलस पेयर ऑल्सो अ लिमिटेशन ऑफ द मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये भी एक क्या थी? मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशन थी। थर्ड लिमिटेशन की अगर अपन बात करें एनामोलस पेयर में, मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में, तो वो है पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। थर्ड इज पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। देखिए, क्यों बोल रहे हैं अपन पोजीशन ऑफ आइसोटॉप को लिमिटेशन क्यों कहा गया? बेसिकली आइसोटॉप होते क्या है, पहले ये बात कर लेते हैं कि आइसोटॉप एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जो कि एटॉमिक नंबर में सिमिलर होते हैं, लेकिन उनके एटॉमिक मासेस जो होते हैं वो डिफर होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द, क्योंकि मैंडलीव्स ने तो अपना जो क्लासिफिकेशन दिया था वो तो सारा का सारा एटॉमिक मास के बेस पे ही था, यानी उनका जो प्रिंसिपल अपन देखते हैं वो है क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स इज द पीरियोडिक फंक्शन किसके? एटॉमिक मासेस के। तो उसको अगर एटॉमिक मास के बेस पे ही उन्होंने प्रिंसिपल रखा है, एटॉमिक मास के बेस पे रखा है, तो जाहिर सी बात है आइसोटॉप्स के अंदर भी एटॉमिक मासेस को ही कंसिडर किया जाएगा। तो पोजीशन जब अपन देते हैं आइसोटॉप्स को तो सिमिलरिटी के बेस पे, क्योंकि एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं तो सिमिलरिटी के बेस पे तो एक जगह रखा जाना चाहिए, लेकिन मासेस के बेस पे उनको डिफर रखा जाना चाहिए। तो कहाँ उन्हें रखा जाए? डिफर अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास या फिर अकॉर्डिंग टू द सिमिलर प्रॉपर्टीज उन्हें एक साथ रखा जाए। तो क्या किया जाए? एक ही ब्लॉक में रखा जाए या फिर अलग अलग रखा जाए? तो उस क्वेश्चन का वो आंसर नहीं कर पाए, यानी मैंडलीव्स ने आइसोटॉप्स को कोई फिक्स पोजीशन नहीं प्रोवाइड करी। बेसिकली आइसोटॉप्स हैं क्या? आइसोटॉप्स इज एटम्स ऑफ एन एलिमेंट which have similar atomic number but different atomic masses। जैसे हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं प्लूटियम, ड्यूटेरियम, टाइटेरियम। क्लोरीन का होता है 35, 37। ऑक्सीजन के होते हैं 16, 18। ठीक है, ऐसे ही नाइट्रोजन के भी होते हैं 14, 15।
ठीक है। आयोडीन का भी होता है रेडियो एक्टिव, जो कि डिटेक्शन के लिए काम में लिया जाता है, थ्रॉट के लिए, थायराइड ग्लैंड के लिए, या फिर कैंसर डिटेक्शन में भी काम में लिया जाता है, थ्रॉट कैंसर डिटेक्शन में। ठीक है, तो वो 9th स्टैंडर्ड में अपन ने पढ़े हैं बहुत सारे कि आइसोटॉप का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। तो बेसिकली जो लिमिटेशन की बात अपन कर रहे हैं वो है कि आइसोटॉप को पोजीशन वो नहीं दे पाए थे, या आइसोटॉप को फिक्स पोजीशन, एक्यूरेट पोजीशन उन्होंने कंसिडर नहीं की थी। नेक्स्ट जो 4th लिमिटेशन है वो है सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किया, अलग अलग कर दिया था, और जो डिससिमिलर प्रॉपर्टीज वाले थे उनको एक साथ रख दिया था। तो वो भी इनकी क्या थी, लिमिटेशन रही कि सिमिलर प्रॉपर्टीज डिफर हो रही थी और डिससिमिलर प्रॉपर्टीज साथ में चल रही थी। लास्ट जो था वो था कॉज, कि इन्होंने जो पीरियोडिसिटी का जो कॉज था उसको वो कंसिडर नहीं कर पाए थे, कि ये जो पीरियोडिसिटी आ रही है, या यूँ कह दे कि ये जो चेंजेस आ रहा है, सिमिलरिटीज़ या डिससिमिलरिटीज़ का जो चेंजेस आ रहा है इन द ग्रुप, इन द पीरियड। पीरियोडिसिटी बेसिकली होती क्या है, किसी भी एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आप पीरियड या ग्रुप के अंदर देखेंगे तो उसमें क्या चेंज आ रहा है, वो सिमिलर है या फिर डिफ़र हो रहा है। डिफ़र हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है, बेसिकली क्या चेंज आ रहा है पीरियड में या ग्रुप में, तो उसे कहा जाता है पीरियोडिसिटी। तो जो पीरियोडिसिटी का कॉज था उस कॉज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो कॉज ऑफ द पीरियोडिसिटी वो भी इनकी क्या रही, एक लिमिटेशन रही। तो 5 लिमिटेशंस आपके पास हो गई मैंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की। फर्स्ट, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड, एनामोलस पेयर, थर्ड, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, फोर्थ, सिमिलर एलिमेंट्स आर अपार्टेड एंड डिससिमिलर एलिमेंट्स आर गेटिंग टुगेदर, और लास्ट वन, कॉज ऑफ द पीरियोडिसिटी। तो ये 5 लिमिटेशंस है, 5 अचीवमेंट्स हैं मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की। और बेसिकली आप डिफरेंस ध्यान रखिएगा कि मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल ने क्या क्या कंसीडर किया था, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जैसे ही अपन जाएंगे दोनों का डिफरेंस देखेंगे, या जो बेसिकली इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस हैं उनकी टेबल भी अपन मेंटेन कर लेंगे। जब अपन बात करते हैं मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशंस की, तो जाहिर सी बात है फिर आती है कि मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की इन लिमिटेशंस को किस तरीके से हटाया गया, किस तरीके से इसको मैनेज किया गया और किसने किया। तो फिर बात आ जाती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है आपकी, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोज़ले सबसे पहले, हटा देते हैं इस टॉपिक को, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये किसने दी थी, हेनरी मोज़ले ने दी थी, और 1913 में दिया था। ठीक है, टोटली डिपेंड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे, मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पे ही थी, उसी को फॉलो किया था इन्होंने। वैसे ही ग्रुप्स दिए थे, वैसे ही पीरियड्स दिए थे, वैसे ही इन्होंने सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी को भी देखा। लेकिन जो बेसिक डिफरेंस था वो था उनका जो फंडामेंटल पॉइंट था कि किसके बेस पे, किसके बेस पे आप क्लासिफाई कर रहे हैं। तो अब तक जो क्लासिफिकेशन अपन ने देखे हैं, चाहे वो न्यूलैंड्स का ले लीजिए, चाहे वो डॉबेराइनर का ले लीजिए, या फिर वो मैंडलीव्स का ले लीजिए, वो सारे के सारे डिपेंड किस पे कर रहे हैं, एटॉमिक मास पे। लेकिन इन्होंने एटॉमिक मास को चूज नहीं करा, इन्होंने चूज किया एटॉमिक नंबर। किसके बेस पे इन्होंने क्लासिफाई किया, एटॉमिक नंबर के बेस पे, और यही इनका प्लस पॉइंट था, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बेस पे जब अरेंज किया जा रहा था एलिमेंट्स को, तो वैसे ही ग्रुपिंग बन रही थी, वैसे ही एलिमेंट्स सिमिलर और डिससिमिलर प्रॉपर्टीज़ के बेस पे इजीली क्लासिफाई हो रहे थे, जैसे कि मैंडलीव ने किए थे, और इसमें ऐसा कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं आ रहा था। ठीक है, जैसा कि उनके अंदर मिल रहा था, जैसे कि एनामोलस पेयर वगैरह का, तो इसके अंदर ऐसा कुछ
था नहीं, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता भाई 1 के बाद 2 आना है तो 2 ही आना है, उसमें 3 को पहले रख ही नहीं सकते, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर के बेस पे इन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन शो की। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल का जो प्रिंसिपल है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स इज द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। और मैंने आपको बताया था कि सिमिलर है दोनों का जो प्रिंसिपल है, बस आपको चेंज क्या करना है, लास्ट वर्ड, वहाँ पर एटॉमिक मास है मेंडलीव्स वाले के अंदर और यहाँ पर एटॉमिक नंबर है, ठीक है। बाकी तो पूरा स्टेटमेंट सेम ही है, वही प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स है, वही फंडामेंटल फंक्शंस है, पीरियडिक फंक्शन। तो वो किसके बेस पे था, एटॉमिक मास के बेस पे था, ये एटॉमिक नंबर के बेस पे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, हर बार किसी न किसी का पूछ ही लिया जाता है, कई बार मेंडलीव का पूछ लिया जाता है, तो कई बार मॉडर्न पीरियडिक टेबल का पूछ लिया जाता है। तो आपको लर्न करना है प्रिंसिपल मॉडर्न पीरियडिक टेबल के लिए भी और मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल के लिए भी, दोनों के लिए, ठीक है। आगे जब चलते हैं अपन मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल मॉडर्न पीरियडिक टेबल पे, तो ये पता चल ही गया कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो थी वो हेनरी मोजले ने दी थी, 1913 में दी थी। किसके बेस पे दी थी, एटॉमिक नंबर के बेस पे, एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के बेस पे। मॉडर्न पीरियडिक के डेफिनेशन की अगर अपन बात करें कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल होती क्या है, तो ये एक अरेंजमेंट है किसका, एलिमेंट्स का, किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, मीन्स classification या arrangement of the elements in the form of increasing order of atomic numbers, that is known as a modern periodic table, उसे modern periodic table कहा जाता है। देखिए जब अपन बात करते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल पे, तो सबसे पहली बात ये होती है कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल में ग्रुप कितने हैं, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में पीरियड कितने हैं और ग्रुप होते क्या हैं, पीरियड क्या होते हैं। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में 18th ग्रुप है, 18 ग्रुप होते हैं और ग्रुप्स होते क्या हैं, आपके वर्टिकल लाइंस, यानी आप दो पार्ट्स के अंदर मॉडर्न पीरियडिक टेबल को डिफाइन करेंगे, एक वर्टिकल लाइंस और एक हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो वर्टिकल लाइंस जो है वो 18 हैं जिन्हें ग्रुप्स कहा जाता है, और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं वो है 7 जिन्हें पीरियड्स कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल ग्रुप्स आर 18, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन अराइज होते हैं। एंड पीरियड्स 7 किसने दिया, हेनरी मोजले ने। कब दिया, 1913। किसके बेस पे दिया, एटॉमिक नंबर। डन, थैंक यू।